मैं आनंद स्वरूप त्रिपाठी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटिया थोक गोंडा। मैं आपको आज साइंस के प्रथम पाठ प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या जानना है, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं तो आपने पढ़ा होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो मानव नेत्र की रेटिना को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो मानव नेत्र की रेटिना को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश में निम्न गुण पाया जाता है। प्रकाश में निम्न गुण पाया जाता है। नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यह प्रकाश का पहला गुण है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसलिए प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का दूसरा गुण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं जान लीजिए बच्चों। तो जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता न हो, उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, यानी प्रकाश दोनों माध्यमों में चल सकता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति चलता है। प्रकाश का तीसरा गुण, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह मान आपको हमेशा याद रखना है। प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित किया जाता है। चौथा गुण, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। जो आपका पहला चैप्टर है, यही आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। अब परावर्तन क्या है? चिकने व चमकदार तल से प्रकाश किरणों का टकराकर लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकने व चमकदार तल से प्रकाश किरणें टकराती हैं तो वे उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। चौथा, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में वास्तव में कई गुण होते हैं, लेकिन आपको हाई स्कूल में केवल प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है और प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? चिकने व चमकदार तल से प्रकाश किरणों का टकराकर वापस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अब अपवर्तन क्या है बच्चों? जब प्रकाश किरणें किसी समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती हैं तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने पथ से मुड़ जाती हैं, अपने पथ से थोड़ा हट जाती हैं। हटने की यह प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है, इसे आप इंटर में पढ़ेंगे। प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, इसे आप इंटर में पढ़ेंगे। प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है, जो आप इंटर में पढ़ेंगे। तो आपको हाई स्कूल में केवल प्रकाश में परावर्तन पढ़ना है और प्रकाश में अपवर्तन पढ़ना है।
अब अपवर्तन की घटना होती कहाँ है? तो अपवर्तन वास्तव में दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार का होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर एक नियमित परावर्तन और नंबर दो अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहाँ होता है? यदि तल चिकना एवं चमकदार है तो वहाँ नियमित परावर्तन होता है, यदि तल खुरदुरा है तो वहाँ अनियमित परावर्तन होता है। चिकने व चमकदार तल से प्रकाश किरणों का टकराकर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन सदैव अपारदर्शी माध्यम में होता है। परावर्तन सदैव अपारदर्शी माध्यम में होता है। यदि माध्यम आपका अपारदर्शी है तो उसी माध्यम में परावर्तन की घटना होती है। अब आपको पढ़ना है दर्पण। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक समतल दर्पण, पहला आपका है समतल दर्पण और दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है? तो यदि कांच की पट्टिका को लेकर उसके किसी एक तल पर परावर्तक पालिश लगा दी जाती है तो बना हुआ समायोजन समतल दर्पण कहलाता है। कांच का समतल प्लेट लेकर यदि उसके किसी एक तल पर परावर्तक पालिश लगा दी जाती है तो बना हुआ समायोजन समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा वक्रता त्रिज्या, अब देखिए यह बराबर r/2, यह बराबर r/2 तो फोकस दूरी अनंत तो वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों अनंत होता है। आपको केवल इन्हीं दो बातों को याद रखना है केवल समतल दर्पण के बारे में। कांच के समतल प्लेट को लेकर उसके एक तल में परावर्तक पालिश लगा देने से बना हुआ समायोजन समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। अब आपको पढ़ना है मुख्य रूप से गोलीय दर्पण। मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में है, हाई स्कूल के सिलेबस में मुख्य रूप से आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के बारे में आपको पढ़ना है। अब गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो गोलीय दर्पण को बनाने के लिए कांच का हम एक खोखला गोला लेते हैं। गोलीय दर्पण को बनाने के लिए कांच का एक खोखला गोला लेकर उसे 2 या 2 से अधिक भागों में काट दिया जाता है। कांच के खोखले गोले को लेकर हम उसे 2 या 2 से अधिक भागों में काट देते हैं। अब उस कटे हुए भाग को लेकर उसके बाहरी तल व भीतरी तल पर परावर्तक पालिश लगाते हैं। तो मान लीजिए कि ये गोले का कटा हुआ भाग है, ये गोले का कटा हुआ भाग है। इस कटे हुए भाग के मैंने बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पालिश लगा दिया गया है। खोखले गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पे परावर्तक पालिश लगा दिया गया है। तो बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पालिश लगा देने पर बने हुए गोलीय दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो यदि कांच के खोखले गोले को 2 या 2 से अधिक भागों में काट लिया जाए, यदि कटे हुए गोले के बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पालिश लगाई जाती है तो बने हुए गोलीय दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। दूसरे कटे हुए भाग
दूसरे कटे हुए भाग के यदि भीतरी तल पर परावर्तक पालिश लगा दी जाए, परावर्तक पालिश लगा दी जाती है तो बने हुए गोलीय दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से हम गोलीय दर्पण को तैयार करते हैं। गोलीय दर्पण को बनाने के लिए कांच का एक खोखला गोला लेते हैं। खोखले गोले को 2 या 2 से अधिक भागों में काट देते हैं। कटे हुए भाग के बाहरी व भीतरी पृष्ठ पर परावर्तक पालिश लगाकर हम अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। अब आपको मुख्य रूप से याद रखना है गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषा, आपको जो आपके एग्जाम में आता है उससे याद रखना है। तो गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। नंबर 1 आपका आता है ध्रुव। पहला आता है आपका ध्रुव। ध्रुव को कहा जाता है पोल। अब ध्रुव क्या है? तो गोलीय दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है उसे कहा जाता है ध्रुव। इसे हमेशा P से व्यक्त किया जाता है। तो गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाओं में पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका ध्रुव है। ध्रुव आपको याद रखना है, हमेशा जानना है कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसी मध्य बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुवों से मापी जाती हैं। आपको याद रखना है, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुवों से मापी जाती हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं, उसी प्रकार से दर्पण में सभी दूरियां मूल ध्रुव से मापी जाती हैं। यानी दर्पण में ध्रुव मूल बिंदु का कार्य करता है। तो पहला आपका परिभाषा हो गया ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से व्यक्त किया जाता है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुवों से मापी जाती हैं। दूसरा आपका आता है वक्रता त्रिज्या। दूसरा आपका आता है टॉपिक वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r या कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर में होता है। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दूसरा आपका आता है वक्रता केंद्र। दूसरा आपका आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से लिखा जाता है। C फॉर होता है सेंटर। अब वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आपको क्या क्या मिला? ध्रुव आपने पढ़ा, वक्रता त्रिज्या पढ़ा और वक्रता केंद्र। अगला आपका आता है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मुख्य अक्ष। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या आपका आता है? मुख्य अक्ष की परिभाषा आपके एग्जाम में आती है।
तो आपको याद रखना है मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या है, चाहे गोलीय दर्पण उत्तल हो या अवतल, तो यदि मैंने पॉलिश बाहरी पृष्ठ पे लगा दिया है तो बना हुआ दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब इस गोलीय अवतल दर्पण के पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहा जाता है कोण। अब यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले का जो सेंटर है, केंद्र है, उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र, उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली किरण या रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, एक प्रकार की आपकी प्रकाश किरण होती है, यानी वह प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, उसी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण में, दर्पण हो चाहे लेंस हो, सभी में वस्तुओं को हमेशा मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर हमेशा रखा जाता है। वस्तुओं को हमेशा मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है। तो यह आपका हो गया मुख्य अक्ष, तो यह आपका हो गया ध्रुव, यह आपका हो गया वक्रता केंद्र, और इस गोले की जो त्रिज्या है उसी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का जो पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो रेखा है उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह आपका हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब अगला आपका आता है फोकस। अगला आपका बिंदु क्या है, फोकस के बारे में जानना है। तो फोकस, तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर कलई की जाती है, परावर्तक पॉलिश लगा दी जाती है। तो ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब इन दोनों से जाने वाली जो रेखा होती है उसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष, उसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष। अब दर्पण आपका अपारदर्शी होता है, अर्थात इसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, यानी दर्पण में हमेशा परावर्तन की क्रिया होती है। अब आपको पढ़ना है फोकस। तो फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु फोकस कहलाता है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो फोकस की परिभाषा आपको क्या मिला बच्चों, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु फोकस कहलाता है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। अब अगला आपका आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी की परिभाषा आपको याद रखनी है। एक नंबर में आता है स्कूल में कि फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी, गोलीय दर्पण के फोकस, गोलीय दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। गोलीय दर्पण चाहे उत्तल हो और चाहे आपका अवतल हो, गोलीय दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ या कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है, जिसका मात्रक
मीटर व सेंटीमीटर दोनों हम लिख सकते हैं। वैसे फोकस दूरी का मात्रक प्रायः सेंटीमीटर में ही व्यक्त किया जाता है। तो फोकस दूरी क्या मिला आपको बच्चों कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस से होकर के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अगला आपका आता है फोकस तल। फोकस तल, तो फोकस तल देखिए ये आपका है ये आपका है गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण तो कहते हैं अवतल दर्पण, क्यों? क्योंकि आपका पारिस बाहरी पृष्ठ पे लगा हुआ है। अब इस पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इन दोनों से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे कहा जाता है फोकस। अब आपको पढ़ना है फोकस तल। तो फोकस बिंदु के अभिलंबवत स्थित तल को हम फोकस तल कहते हैं। फोकस बिंदु के अभिलंबवत स्थित तल को फोकस तल कहा जाता है या फोकल प्लेन कहते हैं। तो दर्पण संबंधी परिभाषाएं में आपको इतनी बातों को याद रखना है। क्या क्या? पहला ध्रुव, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा वक्रता केंद्र, चौथा फोकस, अगला आपका फोकस दूरी, फोकस तल। अब दर्पण संबंधी कुछ बातें और जान लीजिए आप। जैसे आपका परावर्तन, तो परावर्तन केवल दर्पणों में होता है। यदि आपका माध्यम अपारदर्शी है तो वहाँ हमेशा परावर्तन ही होगा, वहाँ हमेशा क्या होगा? परावर्तन ही होता है। अब दर्पण, अगला जान लीजिए आप, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम, यह आपको इंटर तक याद रखना है। यही आपको इंटर में भी पढ़ना होगा कि दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है। तो चाहे दर्पण हो या लेंस, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। आती तो बहुत सी किरणें हैं सूर्य से, लेकिन उन किरणों में से हमें केवल 2 ही किरणों की आवश्यकता होती है। अब कैसे हम दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दर्पण के बाईं ओर ही वस्तुओं को रखा जाता है। कहाँ रखते हैं? मुख्य अक्ष पर। देखिए पहला नियम, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए आपका एक ही रूल है। तो हम क्या लेते हैं? पहले अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव, ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव। यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो पहला जो आपका नियम है, ठीक है, पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा कहाँ से होकर जाएंगी? वह हमेशा फोकस से होकर ही लौटती हैं। पहला रूल आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से होकर लौटेंगी। ये रूल है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर लौटेंगी? हमेशा फोकस से होकर लौटती हैं। यदि आपका दर्पण उत्तल है तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब चित्र? ये वाला। तो देखिए अब ये हो गया ध्रुव। इस गोलीय दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु आपका हो गया ध्रुव। ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को कहा जाता है वक्रता केंद्र।
अब पहला नियम क्या है, तो यह आपका हो गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा फोकस से होकर ही लौटती हैं। तो यह आपका हो गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से लौटेंगी, फोकस से होकर लौटती हैं। अब इसे कहा जाता है आपतित, यानी आने वाली किरणों को कहा जाता है आपतित किरण और लौटने वाली किरणों को कहा जाता है परावर्तित किरण। तो यह आपका हो गया आपतित किरण और यह आपका हो गया परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं, परावर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे कहा जाता है फोकस। अब यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ अवतल दर्पण में परावर्तित प्रकाश किरण फोकस से होकर वास्तव में लौटती हैं। उत्तर में क्या होता है, परावर्तित प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर लौटती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से लौटती हुई प्रतीत, यहाँ वास्तव में काटती हैं, लौटती हैं, और यहाँ लौटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यदि किरणें वास्तव में लौट रही हैं तो बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि किरणें लौटती हुई प्रतीत होती हैं, लौटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन किरणों के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ये था पहला रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव फोकस से होकर लौटती हैं। शेष दोनों नियम आपको कर बताया जाएगा। धन्यवाद।